बोलो। फॉर्मेट क्या था बाबू? ग्रॉस एनुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो जीएवी निकालना लास्ट पूरा का पूरा देख लिए थे। अब बात करने वाले हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर वाले हिस्से पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चले आओ, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर में क्या बोल रहा है? म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स और एनी अदर टैक्स चार्ज बाय whom? म्युनिसिपैलिटी और लोकल अथॉरिटी। यानी यदि म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने की जब बात करोगे तो उसने कहा कि वो टैक्स जो कि तुम्हारा कौन ले रहा है? लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी आपसे, लोकल अथॉरिटी का मतलब कौन? और तो म्यूनिसिपैलिटी बोले तो कोई भी यदि वो टैक्स लोकल अथॉरिटी ली है और वो नॉर्मली परसेंटेज ऑफ होता है, क्या है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। So these are deducted from what? Gross annual value if the following conditions are satisfied. It should be actually paid during the year. It must be paid by the SST owner and it may be related to the previous year or preceding year, but not for the what? Future year. तो ये वर्ड क्लैरिटी के साथ है कि म्यूनिसिपैलिटी का जो टैक्स है वो माइनस होने की कंडीशन क्या है। लेकिन यदि बोलता है टैक्सेस लेविड बाय whom? State government are not allowed as what? Deduction. In order to identify whether the tax is levied by local authority और स्टेट गवर्नमेंट। अब रहा कि कभी कभी कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट यदि लेती है तो वो लोग कहता है कि वो वाला माइनस नहीं होगा। कैसे पहचानेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ले रही है? तो पहचानने के लिए उसने कहा यदि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो उसके नाम में वर्ड होगा स्टेट और व्हाट? बेनिफिट। जैसे कि वाटर बेनिफिट टैक्स, तो समझ जाओ कि फिर वो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। वाटर टैक्स, तो फिर समझ जाओ कौन ले रहा है? लोकल अथॉरिटी। तो म्युनिसिपल टैक्स बोले तो म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, कोई भी टैक्स हुआ तो वो क्या होगा? माइनस होगा। यदि कौन लिया? म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो ये ध्यान रखते हुए माइनस करोगे। और उसके अलावा उसका कहना और था क्या? उसका कहना ये था कि जो ओनर पे किया है वो माइनस होगा। तो मान लो इसी हिस्से में यदि वो कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 8, तो बताओ इलस्ट्रेशन 8 के हिसाब से कितना माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, 4 तो बाकी है। 4 क्या है? इसलिए माइनस नहीं होगा। और 5
टेनेंट दिया है माइनस इलस्ट्रेशन 9 कितना माइनस होगा? 25,000 पहले का 10 और अभी का क्लियर है कि 6,000 जो फ्यूचर का है वो माइनस, तो ध्यान रखोगे, सॉरी लिख लो। म्युनिसिपल टैक्स, इसी पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बनवाए थे 1 और 2। अब ध्यान से देख, वाटर एंड बेनिफिट टैक्स में वो क्या बोलता था। सवाल था कि मान लो इलस्ट्रेशन 2, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 70 है, रेट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स 12, वाटर एंड सीवरेज 3% एंड वॉट। तो बोला एनएमबी निकालो और कितना टैक्स देना होगा वो बताओ। तो ये परसेंटेज कौन से वैल्यू का आता है? नेट। फिलहाल कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? तो नेट निकालने के लिए करते क्या है हम लोग? नेट निकालने के लिए हम लोग जीएमबी से दो चीज माइनस है, परसेंटेज ऑफ 10% जीएमबी और वॉट, सीवरेज एंड वाटर, म्युनिसिपल नहीं। तो ये भी तो एनएमबी का है, एनएमबी तो दिख नहीं रहा है। तो जीएमबी से एनएमबी, तो एनएमबी को लेट कर लिए थे हम लोग उस समय, कितना सीधा सीधा एनएमबी एक्स की जगह नाम ही रहने दिया था। तो एनएमबी को लेट कर लिया, तो अपने पास 70,000 जीएमबी है, 10% कितना होगा? 0.1 जीएमबी, 10% कितना होगा? और वाटर एंड सीवरेज एनएमबी का 3% प्लस 2 5%। तो 70 से 7 माइनस किया था और वाटर एंड सीवरेज का ले लिया था 0.5 MB। ओके, तो 70 तो मेरे पास था ही ना। 70 क्या है? उसका 10% कितना? 7, और 3 और 2 5, क्या हो गया? ठीक है, आगे बढ़ा, माइनस वाला इधर गया तो प्लस आया, तो 1 था 1.05। तो एनएमबी आया था आपका कितना? 60,000। और अब हम लोग उसका टैक्स क्या किया? निकाल लिया था। तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो पहले ही कर चुका था। आरईआर निकालने के लिए क्या लगेगा और टैक्स निकालने के लिए क्या लगेगा? इस सम में जीएमबी से क्या निकाला था? एनएमबी। और फिर बोला यदि घर कहाँ पे है? पटना है, तो पटना में जीएमबी एनएमबी बराबर होता है, नॉन मेट्रो। तो 70,000 पे ही पूरा क्या किए थे? निकाल लिए थे। और ऊपर वाला सवाल था
एनएमबी दिया हुआ था, एनुअल वैल्यू फिक्स्ड बाय मुंबई इज हाउ मच। तो एनुअल वैल्यू म्यूनिसिपैलिटी जो फिक्स करती है वो एनएमबी ही है। और वाटर एंड सीवरेज का अमाउंट 400 था, पूछा था जीएमबी बताओ। तो जीएमबी का 10% और टैक्स 400 माइनस होगा, तो हो गया था 0.9 जीएमबी। और फिर वो जीएमबी अपना कितना आया था, 6000। तो ये दो सवाल पहले क्लास में हम लोग किए थे, जीएमबी से एनएमबी पे जाने के लिए और वॉट। लेकिन ज्यादातर सवाल में जो एनएमबी जीएमबी का हेडेक है वो क्या है, वाटर एंड सीवरेज रहता नहीं है। तो जीएमबी से एनएमपी जाना है तो जीएमबी का 110 यानी 1, और एनएमबी से जीएमबी पे जाना है तो एनएमबी का कितना, 19। और ये हेडेक है सिर्फ का मेट्रो में, नॉन मेट्रो में उसकी कोई जरूरत। एक सवाल के साथ चल चीजों को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सम नंबर 3, सम नंबर 3, मिस्टर राज 2 घर ओन करते हैं जो किराए पे था, हाउस 1 एंड वॉट, हाउस 2। एक घर सिचुएटेड है सूरत नॉन मेट्रो, एक घर सिचुएटेड है कोलकाता यानी मेट्रो। जीएमबी है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट, एआरआर है, अनरियलाइज रेंट है। आपको भी मालूम है कि इन 5 फिगर के हेल्प से निकलेगा क्या, जीएबी। म्यूनिसिपल टैक्स का परसेंटेज है जो कि अभी पढ़ा, एनएमबी पे कैलकुलेट होगा, जबकि ऊपर में है जीएमबी। और वो सिर्फ हेडेक है कब, मेट्रो यानी कोलकाता। तो जीएमबी से एनएमबी पे आने के लिए उसका 1/10 माइनस करने से तुम पहुंच जाते हो किस पे, एनएमबी पे। वो भी टैक्स निकालते वक्त, आरईआर निकालते वक्त तो जीएमबी ही चाहिए। म्यूनिसिपल टैक्स, फायर इंश्योरेंस बकवास का होता है, रिपेयर भी बकवास का होता है। ऐसी चीजों का फॉर्मेट में कोई जिक्र नहीं है। आउटस्टैंडिंग लोन साल के शुरू में 10% करके लिया हुआ दिया है। हाउस 1 का जो लोन था कंस्ट्रक्शन के लिए लिए थे, अभी भी पे नहीं किए हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूअल बेसिस पे मिलता है, पेमेंट करो या ना करो। तो जब लोन नहीं पे किए हो तो पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट दिए होगे। हाफ ऑफ द लोन हाउस 2 का 1 जुलाई को दे चुके हो, तो ये 150 तो 1 अप्रैल का है। 1 जुलाई को यदि इसमें से आधा दे दोगे, तो आधा दे दोगे तो फर्दर भी बाकी कितना रहेगा, आधा ही रहेगा। इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल रेट और टाइम का मोहताज है। हाउस 1 का म्यूनिसिपल टैक्स अभी भी बाकी है, पेमेंट नहीं किए हो। तो जब पेमेंट ही नहीं किए तो घटने वाला भी नहीं है। हाउस 2 का आधा टेनेंट दिया तो आधा लैंडलॉर्ड दिया होगा। तो इंफॉर्मेशन ऐसे ही कुछ आपको दे दिया जाएगा और आपको अपने फॉर्मेट पे अरेंज करना है। तो 2 कॉलम के साथ कैलकुलेशन को दिखाओगे। एक सूरत के लिए
और एक कोलकाता के लिए। सबसे पहले चला फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से चालू करना है, तो कलकत्ता वाला बाद में कर लेते हैं, पहले सूरत वाला देख लो। तो तीन वैल्यू अपने को पहले सब में से लेना है आरईआर के लिए। जीएमबी, फेयर रेंट एंड वॉट, तीनों सीधे हैं। 1,95,000 और वॉट 90,000। तो जीएमबी 1,00,000, फेयर रेंट 95, स्टैंडर्ड रेंट 90,000। तो तीन वैल्यू अपने को चाहिए, तीन ले लिया। अब ये तीन को लेके अपना डायलॉग जाता है कि आरईआर। तो रूल है हायर ऑफ जीएमबी एंड फेयर रेंट बट कैन नॉट एक्सपीड स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो इसके कारण मेरा आरईआर कितना आएगा, 1,00,000 और 95 में हायर तो 1 हुआ, बट 90 से ज्यादा नहीं होगा। एक, इसके बाद एआरआर से अनरियलाइज रेंट होने पे माइनस करते हैं। तो अनरियलाइज रेंट अपना है 1,00,000 से माइनस हुआ, तो लेस अनरियलाइज रेंट 8, बचा कितना 92। यहाँ पे 92 का जिक्र कर लिया एक बार, या सीधे माइनस करके ही दिखा दिया। ठीक है, बेटर होगा। अब पहले का था थोड़ा रहने दो, सीधे माइनस करके ही दिखा दो। लेस यहाँ पे एआरआर और क्या कर लो, माइनस वॉट अनरियलाइज रेंट। ठीक है, तो सीधे सीधे माइनस करके ही क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, कोशिश करोगे पूरा लिखने का। एक्चुअली यहाँ पहले से थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा है, ठीक करूंगा, बट इतना कुछ आप लोग दिखा देना। ठीक है, जो लिखा हुआ था थोड़ा सा अरेंज करके उसे ठीक करूंगा, बट एग्जैक्टली भाषा थोड़ा यही रखा करोगे। ओके, अब इसके बाद तो म्यूनिसिपल, सॉरी, हाँ म्यूनिसिपल टैक्स जाएगा। सूरत वाले में कुछ माइनस होगा क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा कंट्रोल जेड को इग्नोर करना तुम लोग। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स बाई ओनर क्या रहेगा, नील ही रहेगा। तो माइनस करके आया कितना एनर्जी, 92 ही आ गया। ओके,
अब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% of what? NAV. तो कितना आया? 27,600। इंटरेस्ट ऑन लोन, सूरत वाले में प्रॉब्लम नहीं, सीधे सीधे 1 लाख का कितना? 10%, उसका सीधे सीधे 10,000 माइनस ओके। तो आया कितना मेरा हाउस वन? 54,400। ठीक है। अब चले आएंगे, तो 92 से ये दोनों माइनस होके मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 54,400। अब चलोगे ऊपर, कोलकाता वाला हाउस 2, GMB कितना दिया है? तो 2 लाख बैठा है। फेयर रेंट कितना है? 190 बैठा है। स्टैंडर्ड, तो दोनों को मिला के, तीनों को मिला के RER पे जाएंगे 2 लाख। ठीक। इसके बाद ARR माइनस अनरियलाइज रेंट। ARR कितना था उसका? 180। अनरियलाइज तो 178 हुआ ना, तो 178 और 2 में हायर कितना? 2। इसको सीधे सीधे माइनस करके 178 ही लिखो, जैसे इसको 92 लिखा था। ठीक है, फिगर से बैठाते जाओ। तो अब इसके बाद GAB आपका कितना हो गया? 2 लाख। आगे का एक एक करके सोचो फिर। म्यूनिसिपल टैक्स बोलो कितना? तो मेरा RER GMB कितना? 2 लाख। 2 लाख से 10% माइनस होगा तो NMB आएगा 180। 180 का रेट कितना है? रेट है तुम्हारा 15%। 27,000। और आधा टेनेंट दिया है, आधा ही तो लैंडलॉर्ड दिया, तो 13,000 क्या?
500 माइनस होगा। ठीक, 2 लाख से 10% माइनस करके 15% और उसका हाफ। ठीक है, हम्म, वही 26-30 वाला प्रॉब्लम हो गया। दोनों साथ साथ करवाते हैं। एडजस्ट कर लो। गया। अब एनएवी कितना बचा? उसका 30%। और इंटरेस्ट ऑन लोन का फिगर बताओ। जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे। हम्म, 1.5 लाख का लोन था, 10% करके रेट था। 1 जुलाई को आधा दे दिया, तो बताओ 23-24 का इंटरेस्ट कितना होगा? गलत है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने भी नहीं आता तुम लोग को? 375। 1-1 साल करके बैठ जाए, बढ़ जाएगा। सबके सब 1-1 साल करके बढ़ जाएंगे। ठीक है, आधा दे दिए तो आधा ही बाकी रहा ना।
एक 1.5 लाख का आधा 75 हो जाएगा। ठीक है। तो 5375 अपना वहां बैठा लो। 5375 बैठाने के बाद 393 आया कितना? ठीक है। फॉर्मेट में ईएवी के बाद म्युनिसिपल टैक्स का हाल देख लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ सोचना है नहीं। बात सिर्फ किसकी करेंगे फिर? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में देखो अब कहता क्या है आपका फॉर्मेट। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बहुत सीधा सीधा पार्ट रहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोड कैपिटल 24B, interest payable on amount borrowed for the purpose of purchase, construction, renovation, repairing, extension, renewal और reconstruction। मतलब खरीदने के लिए, बनाने के लिए, उसको वापस से रिनोवेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, या और उसमें बढ़ाने के लिए या रिन्यूअल के लिए लोन लिए हो, तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट या क्लेम कर सकते हो किस बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल जो अभी तुमने थोड़ी देर पहले कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि समय का ध्यान रखना था। पेमेंट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो पेमेंट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसके आधार पे तुमको डिडक्शन क्या है? मिलेगा। और क्या क्या ध्यान रहे इस पे? तो इंटरेस्ट को लेके जब आप डिडक्शंस की बात करते हो तो थोड़ा सा डिस्कशन इस पे और भी है कि लोन आपने लिया कहाँ से है। तो एक और है, विदेशों से लोन लिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल आउटसाइड द कंट्री। लोन लिए थे फॉरेन से, तो इंटरेस्ट को देना कहाँ है? बाहर। लेकिन हमने बिना टीडीएस काटे आपने लोन पे किया, और इंडिया में यदि उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नहीं है जिसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो अमाउंट आपका डिडक्शन क्या है? नहीं मिलेगा। वो अमाउंट आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा ध्यान रहे, इंटरेस्ट के मामले में एक ये चीज का ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले जो पढ़ा वो ध्यान रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ एक टेबल में और भी थोड़ी चीजों का ध्यान कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन व्हाट 12। इलस्ट्रेशन 12
इलस्ट्रेशन 12 की यदि बात करोगे तो 5 अलग अलग घर हैं और अलग अलग घर में जिस पर्पज के लिए लोन लिए हो, पेमेंट किए हो नहीं किए हो, एक एक करके पर्टिकुलर्स में दिया है। तुमको सोचना है कि ये डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला, लोन लिए थे हाउस प्रॉपर्टी रिपेयर करने के लिए, डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मिलेगा। दूसरा, लोन लिए हो हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और इंटरेस्ट आधा ही पेमेंट किए हो, तो आधा मिलेगा या पूरा? पूरा। एक्रूअल बेसिस मतलब पेमेंट हो या ना हो, पूरा मिलेगा। लोन, नया लोन लिए इसलिए तो पुराना लोन चुकाने के लिए। तो पुराना लोन किस लिए लिए थे? घर खरीदने के लिए। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नए लोन का मिलेगा। लोन का मकसद क्या था? खरीदने, ये तो चुकाना है, बट अलाउ किस पे था? खरीदना, रिपेयर, रिन्यूअल। तो नया वाला लोन क्या माना जाएगा कि खरीदने के लिए है? क्यों नहीं भाई? पुराना लोन तो हम लिए थे घर बनाने के लिए, कोई मेरे से 12% लेता था। नया कोई बैंक बोला भाई हम 10 पे ही देंगे, तो नए वाले बैंक को हम क्या बोले कि भाई ठीक है तू मेरा पुराना वाला दे दे, हम तेरे को ही कल से क्या करेंगे। तो फिर नए वाले का इनडायरेक्टली मकसद क्या था? वो तो डायरेक्ट था, डायरेक्ट तो घर खरीदना ही हुआ। ऐसा तो नहीं कि हम उस पैसे को और कहीं यूज किया। तो नेचुरली वो क्या होना चाहिए? मिलना ही चाहिए। मतलब नए वाले घर लोन का मकसद भी क्या माना जाएगा? खरीदना ही तो माना जाएगा। तो फिर इस केस में ये सारा क्या है? अलाउ होगा। क्लियर है? भले ही वो लगता है, लेकिन हमने पुराना लोन जब बनाने के लिए लिया और नया उसको चुकाने के लिए, तो इनडायरेक्टली वो भी किस लिए लिया? बनाने के लिए लिया। लोन हम लिया था पेमेंट ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट ऑन अर्लियर लोन। पिछला लोन का ब्याज को चुकाने के लिए। तो क्या ये मिलेगा? पिछला लोन चुकाने के लिए नहीं था। ठीक है, इस लोन का मकसद था मेरा पुराना नया लोन का, सॉरी, उस लोन का इंटरेस्ट चुकाना, और लोन का इंटरेस्ट तो घर बनाने खरीदने में नहीं हुआ। इसीलिए इसका डिडक्शन आपका क्या है? नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर ई, म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट करने के लिए लोन लिए थे, तो क्या उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? पूरा क्लियर देख चुका है मकसद क्या होना चाहिए, तो वो तो उस मकसद में क्या है? नहीं आया। पॉइंट नंबर एफ, लोन घर गिरवी करके हाउस नहीं लिया, लेकिन पैसे का यूज क्या है? घर बनाना, रिपेयरिंग तो नहीं था ना। पॉइंट जी, लोन लेके हम बिजनेस कर रहे हैं, तो लोन का मकसद तो घर बनाना और रिपेयरिंग नहीं है। पॉइंट नंबर जी, तो फिर टीडीएस बिना पे किए दिए हो ना। ठीक है,
पॉइंट नंबर है नहीं आएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर आई रिनोवेशन, लेकिन वन में नहीं मिलेगा। वन को गिरवी देके टू के लिए थे, तो टू के मकसद में यूज हुआ ना, तो टू के मकसद में यूज हुआ तो फिर डिडक्शन किस में मिलेगा, टू में मिलेगा। तो सब लास्ट में जोड़ करके जो फिगर आया वो लिख देना। पहले तो क्लियर कर लिया कौन सा मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा। समझ में आया कौन सा मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा। चलिए ये हो गया। तो पॉइंट डी नहीं मिला, ई नहीं मिला, एफ नहीं मिला, जी नहीं मिला, एच भी नहीं मिला, और आई मिला तो किस में, दूसरे वाले में। ओके। पहला वाला कितना आया? हम्म। ओ भाई जोड़ के, पहला 50, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम्म। क्लियर। तो ध्यान रखना था कौन सा मिला कौन सा नहीं मिला। डी, ई, एफ, जी, एच और आई मिला भी तो किस में, हाउस टू में। आई मिला भी तो किस में। क्लियर है। तो इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन लेते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। चला, अब बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन में एक वर्ड होगा प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है? सपोज कर लोन के मामले में जब डिडक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ 23-24 होगा। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनेगा बढ़िया से। लोन का पर्पज क्या होने से मोस्टली मिल रहा है? कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग। तो लोन तो किससे लिया और उसको इंटरेस्ट देगा? घर बनाना चालू किया, घर का इनकम का कैलकुलेशन कब होगा? जब घर कंप्लीट होगा। क्या घर एक दिन में बनता है? घर एक दिन में नहीं बनता है। तो जब घर एक दिन में नहीं बनता तो घर को बनाने में समय लगेगा। अब घर को बनाने में समय लगेगा तो मान लो कि डेट ऑफ लोन 1/4/19 है।
और घर कंप्लीट हुआ है 1/4/23 को, तो घर कंप्लीट तुम्हारे प्रीवियस ईयर में हुआ, तो 23/24 में कैलकुलेशन ही पहली बार होगा। जब घर कंप्लीट नहीं है तो कैलकुलेशन भी नहीं होगा। तो 23/24 में कैलकुलेशन हुआ तो इंटरेस्ट भी 23/24 का मिलेगा। लेकिन लोन जब 1/4/19 को लिए हो तो ब्याज तो बैंक तुमसे इसी दिन लेना चालू कर देगा। ब्याज तो वो कब से लेना चालू करेगा? 19 से ही। 19-20 का भी दियोगे, 20-21 का भी दियोगे, 21-22 का भी दिए, 22-23 का भी दिए, 23-24 का भी दिए। और 23-24 में डिडक्शन तो एक्रूअल बेसिस मतलब सिर्फ 23-24 ही होगा। फिर क्या होगा? लेकिन इंटरेस्ट तो तुम 4-4 साल का पीछे दिए हो, उसका डिडक्शन तो नहीं मिला। तो तुम गवर्नमेंट से गुहार वही लगाए, सर वो 4 साल का क्या करें, जो 4 साल का ब्याज हम क्या किए तो दिए थे, उस 4 साल का करे तो क्या करें? गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, उस 4 साल का भी डिडक्शन तुझे देंगे। यानी वो 4 साल कंस्ट्रक्शन के पहले का है, कंप्लीट होने के। तो कंप्लीट होने के पहले के लिए कौन सा वर्ड सही जाता है? प्री कंस्ट्रक्शन। तो नाम आएगा कौन सा? प्री कंस्ट्रक्शन। 23-24 का तो करंट का मिलेगा ही मिलेगा, पिछले 4 का भी मिलेगा, बट 5 इंस्टॉलमेंट में। ऑलरेडी देखा था प्रिलिमिनरी में, वीआरएस में, तो 2 टुकड़े में मिलेगा। जहां सवाल में कंस्ट्रक्शन का डेट वेट का जिक्र चालू किया, प्री का सोचना चालू करना होगा। अब रहा कि करंट छोड़ प्री का समय क्या माना जाएगा, तो 2 टुकड़ा रहा ना, करंट प्लस व्हाट, प्री का समय कहां से कहां तक, जिस दिन लोन लिया उस दिन से। अब वहां पे ध्यान देना, जिस दिन लोन लिया, साथ ही साथ एक और डेट ध्यान देना, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। लोन ले लिया, रख दिया घर में, 3 साल बाद चालू किया, तो सरकार बोली नहीं देंगे। तो उससे क्या हुआ? पैसा लेकर तुमको घर में रखने कौन बोला था? तो डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो लेट से होगा, डेट ऑफ लोन यानी इंटरेस्ट तो वही है, प्रिंसिपल रेट पर वॉट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बिगिन होगा कहाँ से? डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो क्या हो, लेट से होगा। और खत्म होगा कहाँ पे? जिस साल घर कंप्लीट हुआ उसका पिछला 31 मार्च, यानी घर कंप्लीट हुआ 15 जून। सरकार बोली देख अब उतना लंबा हिसाब हम नहीं करेगा, हम तेरा सीधा सीधा 15 जून 23 को खत्म हुआ, हम पकड़ लेंगे तेरा प्रीवियस ईयर 31 जून 23 को ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करवाएंगे, क्योंकि वो हिसाब किताब में उलझना नहीं चाहती थी। लोन कब लिया था? 1/4/19। अमाउंट कितना? 10 लाख। क्या रेट? 12% पर एनम। घर कंप्लीट कब हुआ? लोन अभी भी क्या है? अनपेड है, तो ब्याज जा रहा है। और इंटरेस्ट कितना मिलेगा यदि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ कब? तो लोन लिया कब, स्टार्ट कब किया? तो दोनों में लेट कौन?
एक साथ से ही डिडक्शन मिलेगा। और कंप्लीट कब हुआ? पिछला 31 मार्च कब? 31/3/23। ठीक है, तो समय होगा 1/7/19 से लेके कितना कितना होगा समय? ये कितना हुआ समय? आधा। कैलेंडर गिनना भी नहीं आता तुमको, तो बता एग्जैक्ट। ये जो हरकत तुम लोग अभी कर रहा है ना, जिंदगी वैसे ही जी रहा है। जिंदगी वैसे ही जीता है तुम लोग। सबका सब देखता ही है तुम लोग के सामने, करता क्या हूँ, ये लोग भी बैठ के बनाता है, सोचता बहुत कुछ करता है। एक तो डेट चेंज नहीं करता है लोग, अपलोड भी कर देता है लोग, पता नहीं क्या है। अपने आप को सब सोचता बहुत बड़ा हीरो है, और हीरोगिरी तो हर एक क्षण हमको दिखता है यहाँ पे। ईच एंड एवरी मोमेंट हमको दिखता है यहाँ पे हीरोगिरी, कि क्या करते हो बहुत बड़ा चीज। क्योंकि फाइल और फोल्डर में जाते हैं तो दिखता है ईच एंड एवरी मोमेंट की कितने अरेंज इंसान हो। कुछ नहीं होने वाला तुम, जितना ही समझा ले हम, करेगा तो तुम लोग अपने मर्जी का ही। एक होता ना कि यहीं पे देख के इंसान के प्रति श्रद्धा आ जाता ना, भाई इस बंदे को प्रणाम किया कर। जो समझाते हैं हर एक ऑर्डर का धज्जियां उड़ाता है लोग, ईच एंड एवरी मोमेंट। इन लोग को लगता है कि सबके सब ऐसा नहीं है, हम एक का सबका वही हाल है। जहां हाथ दो वहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। भरोसे में यदि हम स्क्रीन खोल दे और पढ़ाए तब तो हो गया, और होता वही है। बोल एग्जैक्ट। अबे 20, 21, 22 3 साल तो कंप्लीट दिख रहा है, और 6 और 3 9, 3 साल 9 महीना। ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं, अपने में भरोसा नहीं है। समझ में आया? 3 years 9 month। क्लियर है? 3 साल 9 महीना, यानी 45 मंथ प्री कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके। और इसी 3 साल 9 महीने के ब्याज का 5 इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा, बाकी तो करंट ईयर का क्या होगा, पूरा ही मिलेगा। बाकी क्या होगा, पूरा मिलेगा। करंट ईयर का तो पूरा मिलेगा, क्योंकि यदि बीच में भी कंप्लीट हुआ है तो पूरा साल होगा। ठीक है, तो करंट ईयर का पूरा, और बाकी का 45 महीने का जो ब्याज आएगा उसका 1/5। हाउस प्रॉपर्टी के सवाल में कभी कभार तुझे प्री कंस्ट्रक्शन का कैलकुलेशन दे देगा, तो सिंपली जो फॉर्मेट देख रहा था, अब उसी फॉर्मेट में, पहले कहा ना एक एक चीज का डिटेल डिस्कशन देखना है अपने को। म्यूनिसिपल टैक्स का देख लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ दिमाग लगाना नहीं है। इंटरेस्ट में देखा ही अलग अलग, पर्पज क्या होना चाहिए, इंडिया के बाहर इंडिया के अंदर। अब देख रहा था घर बनाने के
कंप्लीट होने के पहले वाले का भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। इसीलिए कहता था कि कैलेंडर को एकदम परफेक्ट करो। कभी भी पहली बार गलत बोल के निकलते हो, जब बहुत जोर देता हूँ तब तुम लोग उसको सोचना चालू करता है कि ना एक्यूरेट बताना है। पहली बार का ही नहीं एक्यूरेट बताना है। पहले तो एकदम ढुलमुल लवैया की तरह 9, 4 साल, 3 साल। जब 3 बार बोलो गलत तो बोलता है कि हाँ अब देखता हूँ सही से। मतलब जब तक इंसान गलत बोले नहीं तब तक हम सही से देखेंगे नहीं। और कभी कभी तो बोलने के बाद भी नहीं दिखता है। पक गई है तो बच गया है लास्ट चैप्टर ही। चल, हफ्ता भर अब 3 दिन के बाद पूरा ही गैप रहेगा। अब सीधे सीधे खाली टेस्ट के लिए बुलाएंगे। हैं? प्रैक्टिस करके बस। हम्म। हेड में डाल दिया करेंगे। कल प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट होगा। हम्म। कितना? ऑनलाइन 3 तो रहता ही है। कल से एक और जुड़ेगा 4। तुम लोग जुड़ जाना 5 6 तो। हम्म। क्योंकि डिविडेंड नेट प्रॉफिट के बाद का एडजस्टमेंट है और रिकॉन्सिलिएशन नेट प्रॉफिट को लेके कर रही है। तो वो प्रॉफिट का वो नेट प्रॉफिट नहीं नीचे लेके अप्रोप्रिएशन लिए होंगे। तो उससे नहीं मतलब है। फिनेंशियल का नेट प्रॉफिट सवाल दिखाओगे या पूछोगे जहां भी है बुक में? समझ में आई ये? तो करंट ईयर का तो ध्यान रखने का जरूरत है नहीं। ध्यान आपको सिर्फ कौन सा रखना है? प्री का। करंट ईयर में लोन यदि बाकी है तो वो ब्याज तो क्या है, देना ही पड़ेगा। और वो प्री यदि 31 मार्च को खत्म किया तो 1/4 से तो वो पूरा ही लागू है। तो करेंट पीरियड में तभी टेंशन है यदि लोन रीपे किए हो। लोन को क्या किए हो? अभी थोड़ी देर पहले 9375 में देख रहा था, आधा दिए हैं। तो उसका ध्यान रखना था। जब लोन रीपे ही नहीं किए तब तो वो पूरे साल का एक्रूअल बेसिस में आ ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि प्री का समय स्टार्ट कहाँ से
और खत्म कहाँ, और स्टार्ट कहाँ से होगा? डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो क्या होगा, लेट से होगा। और खत्म कहाँ करेंगे? जिस साल घर कंप्लीट हुआ, पिछला 31 मार्च। प्री का समय बस यही ध्यान रखना। और 3 साल 9 महीने का पहले पूरा इंटरेस्ट 10 लाख का 45 महीने का 4.5 और 1/5 यानी कितना? ठीक है, ऐसा ही एक सवाल यदि बोलोगे तो इलस्ट्रेशन 11, यहाँ पे पूरा सीरीज पूछा है। असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, यानी टोटल 7 साल। 1/4/14 को लोन था 5 लाख 10% करके। घर कंप्लीट हुआ 17 जून 18। तो कौन से प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ? 18-19। कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ? 18-19। तो पहली बार कब से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा? 18-19 से। पहले तो घर ही नहीं है, पहले तो घर ही नहीं है। तो जब घर नहीं है तो फिर कैलकुलेशन कहाँ से? क्योंकि कैलकुलेशन होने के लिए घर का होना क्या है, जरूरी है। तो 18-19 प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होता है? 19-20। यानी पहली बार कैलकुलेशन कहाँ से होगा? 18-19 खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया। इस साल कोई डिडक्शन नहीं होगा, पहली बार यहाँ से। तो 18-19 प्रीवियस ईयर का तो करंट ईयर का मिलेगा ही मिलेगा, पीछे का भी मिलेगा। तो डेट ऑफ लोन 1/4/14, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ नहीं बोला, तो मान लिया कि जिस दिन लोन लिया होगा उसी दिन से स्टार्ट हुआ होगा। और जिस दिन कंप्लीट हुआ उसका पिछला 31 मार्च कौन सा हो गया? 18। तो 14, 15, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 4 साल प्री कंस्ट्रक्शन। 4 साल का 10% करके 5 लाख का ब्याज हो गया, 2 लाख इंटरेस्ट। और ये 5 साल में 40-40 हजार करके डिडक्शन मिलेगा फ्री का। तो करंट ईयर का 50 तो रहेगा ही, फ्री का 40-40 करके पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। 23-24 असेसमेंट ईयर तक तो खत्म हो गया। तो 24-25 में प्री का तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तो पूरा ले चुका। अब कहाँ चलेगा भाई? कहानी वही है। फ्री नहीं मिलेगा। और इस साल का चीका कैलकुलेशन समझे? तो पहले प्री कंस्ट्रक्शन का समय दिखा देना, यानी ओवर द ईयर। ओवर द ईयर का मतलब यही है जहां से घटनाक्रम का शुरुआत हुआ। तुम्हारा तो ऐसे पर्टिकुलर एक ईयर का पूछता है, लेकिन एक सीरीज का तो इफेक्ट है। तो इससे क्या समझ में आया कि प्री का नाम होने से ही प्री कैलकुलेट नहीं होगा।
5 साल बीत गया तो अब काजी का कैलकुलेशन। 5 साल यदि बीत गया, हमारा यदि मान लो करंट ईयर का ही सिर्फ पूछा होता, सिर्फ कौन से ईयर का पूछा होता, तो हमको प्री करके क्या फायदा भाई। तो वो भी एक तो चेक करना होगा, कहीं 5 साल बीत तो नहीं गया, कहीं 5 साल बीत तो नहीं गया। उसका एक कट ऑफ डेट है, पहले इसको लिख लो, फिर वो दिखाता हूँ कि उस डेट के पहले यदि घर कंप्लीट हुआ तो छोड़ देना, फायदा ही नहीं है। तो अभी जो ऊपर लिखे थे कि घर इतना तारीख के बाद कंप्लीट होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पढ़ते पढ़ते लगा ही होगा कि छोटा छोटा बहुत कुछ कैलकुलेशन ध्यान में रखना पड़ता है, और ध्यान में यदि है तब तो टाइम नहीं लगता है। तब तो खाली हिम्मत जुटाना होगा, खाली इसको शांत होके क्या करने का, पढ़ने का। शांत होके पढ़ यदि पा रहे हो और यदि समझे हुए हो, और समझे नहीं हो तो पढ़ के भी कोई फायदा तो है नहीं। पढ़ के तो तभी फायदा है जब उसको क्या हुआ है, समझे हो सारा प्रोविजन। तो दोनों चाहिए, समझने से भी नहीं होने वाला, पढ़ना भी होगा उसको पहले तो शांत होके। तो 18 तारीख के बाद तुम लोग का शेड्यूल वीक में सिर्फ 2 दिन रहेगा, ठीक है ना दादी। बोलो रोज रोज बहुत हो गया था। कम बेसी जो होगा शनिवार को एंड, उसके बाद एकदम शांत होके एक डेली का रूटीन घर में फॉलो कर लोगे और कोशिश करोगे टेस्ट देने का। है आंसर है तो बहुत सारा, कुछ लास्ट वाले में नहीं है। तुम लोग अब थोड़ा अरेंज करो भाई चीजों को, एग्जाम तो जो हाल है मार्च में ही ले जाए, तो 40-45 दिन करोगे क्या। चलो इस बार का ट्यूटोरियल में भी बढ़िया नंबर लाओगे। हाँ, 25 का 25 आएगा ना। कॉलेज में सम नंबर 8, 8। इसके बाद मैं भी नहीं करूँगी। चलो
इलाहाबाद में घर है तो नॉन मेट्रो झंझट अब ऐसे ही कम हो गया। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, loan taken 5 lakh 12% 11018, but the construction started on 1/12/2019, completed on 15 July 2022, are repaid part of the loan of rupees 1 lakh on 31/10/2023. Tenant vacated the property on 31st October 23. Thereafter, the property was let out for 25,000 per month. R could not realize the rent for the month of September and October due to the death of earlier tenant. 1 नवंबर से दूसरे को दे दिया। तो देख लो, इंफॉर्मेशन को अपने फॉर्मेट के हिसाब से अरेंज करना होगा। डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना यदि दे दिया तो फिर कैलकुलेशन सोचना होगा। तो फॉर्मेट पहले तुम प्री का कैलकुलेशन बताओ, तो इसमें टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पहले निकाल लो। बाकी तो फॉर्मेट में वही चलेगा, जीएमबी वीएमबी जैसे चलता है। तो आप सबसे पहले निकालो टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा। पहले अपना प्रीवियस ईयर 23-24 का कैलकुलेशन करो, करेंट ईयर का, फिर प्री का करना। अपने कॉपी में पूरा लिख के करो, क्या दिक्कत है। जैसे थोड़ी देर पहले बनाए थे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, और जैसे शुरू में लिखा था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पहले क्या करता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ना। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पहले बताओ, समय को सही से लिखो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इक्वल टू कहाँ से, 1/12/19 से 31/3/2022। बढ़िया है। एक 12/19 से 31/3/22, ठीक है। दैट इज 28 मंथ, दैट इज 28 मंथ। ओके, अब नीचे दिखा दो करेंट ईयर इंटरेस्ट, करेंट ईयर इंटरेस्ट, करेंट ईयर इंटरेस्ट 23-24 का डिटेल डिस्कशन करके बोलो।
करेंट पीरियड में पैसा कुछ रीपेमेंट भी हुआ है, ऐसा कुछ रीपेमेंट भी हुआ है, उसका भी ध्यान रखना है। इकतीस अक्टूबर तक लोन कितना आउटस्टैंडिंग था? 5 लाख। और 1 लाख पेमेंट कर दिए तो बाकी कितना? 4 लाख। बाकी 4 लाख। तो करेंट ईयर में दो दो का इंटरेस्ट है, और फ्री वाला तो 28 महीना पूरा ही बाकी था। तो 7 महीने का ब्याज 35,000, 5 लाख का। उसके बाद तुम्हारा 5 महीने का ब्याज बेसिक मैथ है भाई। 31 अक्टूबर को क्या किया था? 1 लाख चुका दिया था। तो बोले ना कि शुरू का 7 महीना 5 लाख करके, और बाद का 5 महीना 4 लाख पे। समझ में आया? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अब ARR और अनरियलाइज रेंट बोलो। ये तो 83 हुआ।
तो बीच में रीपेमेंट होने से ध्यान रख लेना। चलो, ARR बताओ। ARR से अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं ना। तो जो इंफॉर्मेशन है किराए को लेके, उससे ARR माइनस अनरियलाइज रेंट कितना। लो भाई, 42 तो अनरियलाइज रेंट है भाई। टोटल वोन ARR माइनस अनरियलाइज, ARR माइनस अनरियलाइज। बीच में भाड़ा बढ़ा है, दिखता नहीं है रेंट। बीच में ARR बढ़ा भी है। तो ARR माइनस सन 2,30,000, ठीक है। 1/4/23 से 31/10/23 तक 7 महीना। और उसके बाद 25,000 करके 5 महीना, जिसमें 2 महीना मिला नहीं। या तो पहले ही माइनस करके लिख सकता था, क्योंकि जब तुम फॉर्मेट में जाओगे तो अब तो सीधे सीधे फॉर्मेट में खाली बैठा देना है। इसके बाद तो सवाल आसान है।
भी फेयर वो सब तो वही है, खाली वही दो ठो चीज पहले क्या था, कर लेना था। के बाद जीएमबी है, फेयर है, दोनों में हायर हो गया 240, ARR 230, तो जीएबी 240, म्यूनिसिपल टैक्स पेड 20 माइनस किया तो 220, 30% 66,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 83, तेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया 71। समझे? कुछ समझ में आया? होमवर्क रहेगा 6, 5, 14, 6, 5, 14, उसके बाद 4, 16, 4, 5, 6 और 16 और 14, 4, 5, 6, 14, 16। चलो।